Morning students, myself Sunil Kumar Sharma from Sonia International School। आज का मेरा विषय होगा समास। समास किसे कहते हैं, समास क्या है? देखिए, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, आस का अर्थ होता है कथन, अर्थात संक्षिप्त कथन। इस प्रकार समास का अर्थ हुआ, समास का अर्थ हुआ संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या संक्षिप्त किया हुआ कथन। देखिए समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द समास है। इसे हम संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, विद्या के लिए धन, विद्या धन, विद्या धन। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। इसे हम संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे गगन को चूमने वाला, कई शब्दों का समूह है, 1 2 3 4, इसे हमने संक्षिप्त कर दिया। क्या कर दिया? संक्षिप्त कर दिया, गगनचुंबी। इस संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक, सार्थक का अर्थ है कि उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, सार्थक शब्द समास कहलाता है। इसे हम संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है समस्त पद और समास विग्रह। अब समस्त पद क्या है? समस्त पद समास के नियमों से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द
बना पद समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। जैसे रोग से ग्रस्त, रोग ग्रस्त, विद्या के लिए धन, विद्या धन। देखिए समास के नियमों से बना पद समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। समास के नियमों से बना पद। अब रोग से ग्रस्त, इस शब्दों से दो या दो से अधिक शब्दों से एक नया शब्द बना, नया सार्थक शब्द रोग ग्रस्त, तो ये कहलाएगा समस्त पद। ये दोनों कहलाएंगे समस्त पद। दूसरा आता है समास विग्रह। समस्त पद आप समझ गए होंगे कि सामसिक नियमों से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे रोग से ग्रस्त से नया शब्द बना रोग ग्रस्त, ये कहलाएगा समस्त पद। विद्या के लिए धन, विद्याधन, ये दोनों कहलाएंगे रोगग्रस्त, विद्याधन, समस्त पद। इसके बाद आता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद, ये था समस्त पद, रोगग्रस्त और विद्याधन। समस्त पद के सभी पद, इसके जो सभी पद हैं जैसे रोग से ग्रस्त या विद्या के लिए धन के लिए, तो सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। यह है समस्त पद, और जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग कर दिया तो वो कहलाएगा समास विग्रह। तो ये कहलाएगा समास विग्रह। तो समस्त पद और समास विग्रह आप समझ गए होंगे। दो या दो से अधिक पदों से बना एक नया सार्थक शब्द समास कहलाता है, और उससे बना नया पद समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है, या अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद में दो पद होते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे रोग ग्रस्त, प्रतिदिन, जन्म, ये सभी क्या है? समस्त पद। ये तीनों है समस्त पद। ये तीनों है समस्त पद। इसमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो रोग, प्रति और आ, ये कहलाते हैं पूर्व पद। पहले पद को हम जो समस्त पद में पहला पद जो होता है वो कहलाता है पूर्व
दूसरा पद है ग्रस्त, दिन, जन। ये जो दूसरा पद होता है ये कहलाता है उत्तर पद। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। कम से कम दो पदों के मेल से बनता है, इसलिए इसे हम समास कहते हैं। इसमें क्या है, पहले पद को हम पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास के प्रकार, इसके बाद आता है समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं, उसके कुछ गुण होते हैं। उसी आधार पर समास के 6 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुब्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि समस्त पद में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इस अव्यय से बनने वाला समस्त पद भी अव्यय की तरह ही कार्य करता है। जिस समास का पहला पद, प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इस अव्यय से बनने वाला शब्द अव्यय की तरह कार्य करता है, अव्यय की तरह भाव उत्पन्न करता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि इसमें पूर्व पद, आ, प्रति, अनु, भर, यथा आदि होता है। इसमें पूर्व पद आ, प्रति, अनु, भर, यथा आदि होता है। जैसे आज जन्म, प्रतिदिन, अनुरूप, यथाशक्ति, यथासंभव, भरपेट। इसकी पहचान यह है कि
घर ही घर में। कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है, उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। इसकी पहचान नोट कर लीजिएगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। सेकंड है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह का लोप, समस्त पद बनाते हुए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें कारक चिन्ह कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ देते हैं तो 6 कारक चिन्ह बचते हैं। टोटल 8 कारक होते हैं, उसमें प्रथम कारक और अंतिम कारक को छोड़ दिया जाता है। बाकी जितने कारक होते हैं, बाकी 6 कारक हैं, तो 6 कारक चिन्हों के आधार पर ही, 6 कारकों के आधार पर ही तत्पुरुष समास में भी 6 भेद होते हैं। जैसे पहला होता है कर्ता कारक, इसको आप छोड़ दीजिए। दूसरा कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कारक 8 होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध, संबंध कारक, संबोधन कारक, और अधिकरण। तो इसमें पहला छोड़ दीजिए, लास्ट होता है संबोधन। तो इसमें पहला और लास्ट छोड़ दीजिए। ना तो इसमें कर्ता कारक होता है ना संबोधन कारक। बाकी जितने भी कारक हैं जैसे कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, इनमें जो कारक चिन्ह होते हैं, जो कारक शब्द होते हैं, उनका लोप हो जाता है समास पर और समास विग्रह करते समय वो कारक शब्द आ जाते हैं। तो इन नामों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे कर्म तत्पुरुष, ग्राम ग्राम को गया हुआ। कर्म तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह होता है को। करण का होता है के द्वारा या से, लेकिन साधन के रूप में होना चाहिए, तो उसे हम करण तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे तुलसी कृत या हस्तलिखित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा किया हुआ, या हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तो करण तत्पुरुष में उनके कारक चिन्हों का समस्त पद बनाते समय लोप हो जाता है और जब समास विग्रह करते हैं तो वो आ जाता है। ऐसे ही अपादान का, संप्रदान का, संबंध का, अधिकरण का, इनके चिन्हों का लोप हो जाता है समस्त पद में और जब समास विग्रह करते हैं तो वे आ जाते हैं। इसके बाद है तीसरा द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो अर्थात संख्या वाला हो और वो विशेषण भी हो, विशेषण का कार्य करे, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो तथा विशेषण का कार्य भी करे, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा,
4 राहों का समूह। पहला पद क्या है? चो, और दूसरा पद रा अर्थात रा पद। तो चो ये संख्यावाची है, संख्या बता रहा है। जब पहला पद संख्यावाची हो और विशेषण का कार्य करे तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यह समूह का बोध कराता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पहला पद क्या है? संख्यावाची है और विशेषण का कार्य कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कितने रत्नों का है का समूह, और समूह का बोध कराता है, इसे हम द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? मतभेद, अर्थात जिस समास के दोनों पदों में मतभेद हो, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं, उनके अर्थों में मतभेद हो। जैसे दिन रात, सुख दुख, दोनों में द्वंद्व रहता है, दोनों विपरीत अर्थ बताते हैं एक दूसरे का। और जब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जब इनका समास विग्रह किया जाता है तो इनके बीच और, द्वंद्व समास में और, या, अथवा आदि सब आ जाते हैं। द्वंद्व समास में क्या क्या आते हैं समास विग्रह करने पर? और, या, अथवा। और जब समास पद बनाते हैं तो दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे सुख दुख, ये समास पद है। इन दोनों पदों के बीच में, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह, ये है योजक चिन्ह, जोड़ने वाला चिन्ह, इसे लगा दिया जाता है। और जब इसका समास विग्रह करते हैं, ये समास पद है, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आ जाएगा सुख और दुख, अर्थात दोनों पदों के बीच में और आ जाएगा। सुख और दुख, दोनों पदों के बीच में और। दिन रात, दिन और रात, या दिन या रात, या दिन अथवा रात आ सकता है। माता पिता, माता और पिता, तो इसकी पहचान है कि जब समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में और, या, अथवा आ जाता है। और जब समास पद होता है तो दोनों पदों के बीच में, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ये इसकी पहचान होती है। तो द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समास पद में दोनों पदों के मध्य में योजक चिन्ह लगा होता है, और जब समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में और, या, अथवा आ जाता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तीसरा आता है, पांचवा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? इस कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है। पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है, या ऐसे कह सकते हैं पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष तथा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष, मतलब पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, तथा उपमेय उपमान, पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी पहचान यह होती है कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। दूसरी पहचान यह है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष। पहली पहचान क्या है कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। दूसरी पहचान क्या है कि पहला पद उपमेय होगा। क्या होगा? उपमेय। और दूसरा पद उपमान होगा। ये इसकी पहली पहचान है। दूसरा कि जब समस्त पद का हम समास विग्रह करेंगे
जब समस्त पद का हम समास विग्रह करेंगे तो उन पदों के बीच में है जो के समान, के सदृश, या रूपी आदि शब्द आते हैं। जैसे महात्मा, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, देखिए महात्मा। अब दोनों पदों को जब हम समास विग्रह करेंगे, महात्मा समास पद का समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के महान आत्मा दोनों पदों के बीच में है जो आता है। क्या आता है जो आता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये सब आते हैं। उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। सबसे लास्ट है बहुब्रीहि समास। लास्ट में है छठा बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद या जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं अर्थात गौण होते हैं और ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ अर्थात शिव। अब देखिए दो पद पूर्व पद और उत्तर पद, नीला कंठ अर्थात नीला कंठ, ये दोनों पद प्रधान नहीं है, ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तीसरा पद क्या आ रहा है शिव। तीसरा पद क्या आ रहा है शिव। ना नीला प्रधान है ना कंठ प्रधान है, तीसरा पद प्रधान हो रहा है शिव। तो उसे